बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कवार। भारत कराची का अमन तबाह करने के दर पे है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया। और जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस एहलकार थे, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। 10 मिनट के अंदर अंदर इस हमले को नाकाम बनाया। कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं इस हमले की। वो ये कि एक कार खरीदी गई थी 25 जून को, नीले रंग की गाड़ी थी, सलमान नामी दहशतगर्द था जो मारा गया है। और इसके अलावा ये जो दहशतगर्द थे जिस रूट से आए थे, उस रूट के बारे में भी बताया गया है। 3 सिक्योरिटी गार्ड भी इस मामले पर वहां पर जख्मी हुए। इसके अलावा एक शहीद भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में जो तमाम दहशतगर्द थे वहां पर वो मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया कि भारत के स्लीपर सेल हैं जिन्होंने कार्रवाई की है और यकीनन ये ताने बाने वहीं से जाकर मिलेंगे। तो भारत एक के बाद एक साजिश कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश कर रहा है। वो हमें चौकन्ना भी देख रहा है किस तरह फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई है। पाकिस्तान को अब क्या जवाब देना चाहिए, इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर बजट पास करवा ही लिया। जितनी तनकीद की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से, जितना कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, हाँ कुछ नंबर्स कम ज़रूर आए, लेकिन बजट पास हो गया। तनकीद भी की। राना सनाउल्लाह साहब ने आज हम्माद अजहर की तकरीर के बाद ये कहा कि वफाकी हुकूमत 172 नंबर अपने पूरे नहीं कर सकी। सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन के पास भी माजी में जो नंबर्स नज़र आए, जितने उनके उम्मीदवार नज़र आए, जितने अरकान नज़र आए, क्या उतने नंबर अपोजिशन ने अचीव किए? अपोजिशन की जो कम तादाद है, जितनी ज़्यादा अपोजिशन तवक्को कर रही थी कि हुकूमत को कम वोट पड़ेंगे, हमें ज़्यादा पड़ेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बाबर अवान साहब ने कहा कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है। कितना उनका दावा दुरुस्त है? और बजट की मंजूरी क्या वफाकी हुकूमत की सियासी जीत है? क्योंकि बजट से पहले एक बड़ी हलचल थी। प्राइम मिनिस्टर साहब को अशाइया देना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और इत्तेहादी जमातों को लेकर। वो अशाइया क्यों देना पड़ा? क्योंकि अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी, वो कोशिश कर रही थी कि बजट पास ना होने दे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मामले पर शहबाज शरीफ साहब से रब्ता भी किया था और ये तय पाया था कि हर हाल में ये कोशिश की जाएगी कि इस बजट को कामयाब ना होने दिया जाए। जो अपोजिशन ने जितनी भी तजावीज़ दी थी, वो तमाम तजावीज़ को मुस्तरद किया गया है। तो अपोजिशन के जो दावे थे वो सिर्फ धुआंधार तकरीर तक ही महदूद रहे हैं। और वफाकी हुकूमत ने इस बजट को पास करवाने के बाद क्या अचीव किया? जितने नंबर्स PTI के कम नज़र आए, उनको मनाने में अब कितनी देर करेगी? क्योंकि एक और बड़ी अहम बात हुई अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया है, ये आखिरी बार दिया है। क्या वाकई में ऐसा है? PTI आने वाले दिनों में इत्तेहादियों को मजीद साथ रखने के लिए, अपने रूठे अरकान को मनाने के लिए क्या करने जा रही है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा कौमी असम्बली में एक बार फिर आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के इस्तीफे की गूंज सुनाई दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाशिगाफ अल्फाज में यह कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान या तो घर चले जाएं या फिर सबको साथ लेकर चलें, अपनी जगह नए बंदे को आने दें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले ही यह मुतालबा कर रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मुस्ताफ़ी हों। -1 की बात होती नजर आ रही है। पहले हुकूमत को घर भेजने की बात हो रही थी, अब वजीर आजम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाब दिया फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि नजरिए पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा और आप लोगों के कहने पर इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। आप लोग ये कहते हैं नोटिस ना लें, इमरान खान नोटिस ही तो लेने के लिए आए हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वक्त निकले, क्योंकि जो पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें इंक्रीज की हैं गवर्नमेंट ने, उस पर हुकूमत के अपने अरकान ही, करीबी अरकान ही आवाजें उठा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने पहले तनकीद की थी। अब असद उमर साहब ने तो ये तक कह दिया कि जब निर्ख बढ़ाए गए उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें नहीं पता कि निर्ख कब बढ़ाए गए। तो PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात कब खत्म होंगे?
प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, अहमद जवाद साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली गौहर बलोच साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। भारत एक के बाद एक चाल चलता नज़र आ रहा है, किस तरह जवाब देना चाहिए अब हमें? देखें जवाद साहब, भारत ने जो भी उसका रवैया है वो आज से नहीं, वो तो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है और इंडिया जो है वो अपने अज़ाइम किसी न किसी तरह से बॉर्डर्स पर और हमारे मुल्क के अंदर और बिलखसूस बलूचिस्तान में और मकबूजा कश्मीर में और हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, और पिछले 30 दिनों में कराची में तीन दफा ऐसा वाकया पेश आ चुका है। कराची में वाकयात पेश आ चुके हैं और आपने देखा है कि रोज इनके वो जो ड्रोन्स हैं जो ये कि बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं वो भी हमारी अफवाज का निशाना बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। आज का भी जो वाकया है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर पर जो भी उधर हमारे गार्ड्स थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन इन सारी बातों का एक सियासी पस मंज़र भी होता है, उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। अभी मैं अपने सेल पे देख रहा था, एक मुझे इमरान न्याई साहब की ट्वीट नज़र आ रही थी जी। और वो ट्वीट ये थी कि वो पुरानी ट्वीट थी जब वो अपोजिशन में थे जी। तो उसमें उसका मतलब है कि मफहूम ये था कि जब भी नवाज शरीफ ट्रबल में होते हैं तो बॉर्डर पर जो है वो अटैक शुरू हो जाते हैं और मुल्क के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं टैक्स की। तो मतलब क्या ये कोइंसिडेंस है या इसकी वजह क्या है, वो टॉन्ट कर रहे थे। तो मैं, जवाद साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, मैं ये पूछूंगा कि उस ट्वीट के पस मंज़र में आज ये क्या समझते हैं कि क्या वो ट्वीट आज भी उसी तरह से ही बनती है, न्याजी साहब को करनी चाहिए थी जिस तरह से कि उन्होंने नवाज शरीफ के टाइम पे वो ट्वीट की? आप समझते हैं हुकूमत मुश्किल में है या इमरान खान साहब मुश्किल में है? ऐसी कोई परेशानी है हुकूमत को? जी, देखें, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त इंतहाई परेशानी का शिकार हैं न्याजी साहब की वजह से। वो सब बातें एक तरफ, हालात माशी तौर पर पास हुआ है, उसको अगर मद्देनजर रखें तो अपोजिशन ज्यादा परेशान है, अगर उसके नताइज सामने रखें तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बजट पे डिस्कस करेंगे डिटेल। बात यह है कि आज आपने नुक्ता उठाया कि जब माजी का ट्वीट खान साहब का निकाला कि जब हुकूमत मुश्किल में होती है तो इस तरह के वाकयात अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क होते हैं। अभी लग रहा था बजट से पहले तक कि हुकूमत मुश्किल में है, लेकिन बजट के नताइज जिस तरह आज कौमी असम्बली में नंबर्स आए उसके बाद में हमने देखा कि ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। जवाद भाई, न्याई साहब वाकई मतलब है कि वो खैर पाकिस्तान की आवाम परेशान हैं और हो सकता है कि वो परेशान ना हो, उनके जो अमाल हैं जो जिस तरह से वो डिलीवर कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल वाकई लगता, मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनको पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की कोई फिक्र नहीं और वो परेशान नहीं है। लेकिन बजट के हवाले से आपने बात की है तो मैं इसमें मेरा मौकफ ये है कि आज जो इनके मेंबर्स थे, जब एक दफ़ा काउंटिंग हुई तो इनके तकरीबन को 160 के करीब थे। मेरी जवाब डिटेल में करते हैं ना सर बजट पे बात। 172 इनके मेंबर्स गवर्नमेंट नहीं कर पाई पूरे, बिल्कुल ये तो हम करेंगे इस पर। अहमद जवाद साहब, हुकूमत जब मुश्किल में होती है, मैं कराची इंसिडेंट पर बात कर रहा था, आज जो वाकया पेश आया इस पर, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, बड़ा अच्छा जवाब दिया हमारी फोर्सेज ने। अब हुकूमत को एक तो आप भी जवाब दे दीजिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिया किसी सूरत अमन बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान में। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो बात यह है कि एक और जो नुक्ता अली गौहर साहब ने उठा दिया, खान साहब की पुरानी ट्वीट कि जब हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर मुश्किल में हो तो बॉर्डर पर और अंदरून मुल्क हालात ठीक नहीं रहते। देखें जवाद, सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से जो बातचीत हो रही थी और उसको अगर हम आज के अटैक के
तनाज़र में देखें तो मैं थोड़ा सा वापस हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि इंडियन जो अज़ाइम हैं वो पिछले 10 से 15 साल में पाकिस्तान के किन किन मराहिल से गुजरे हैं। देखें, सबसे पहले तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए पाकिस्तान में एक टेररिज्म की जो है एक स्टार्ट किया और उसको फिर ज़रबे अज़ब के ज़रिए हैंडल किया गया। जनरल राहिल शरीफ उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और एक बड़ी ज़बरदस्त आर्मी की वो कैंपेन थी ज़रबे अज़ब, जिसके तहत वो तमाम अज़ाइम जो हैं, जिसके पीछे इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत देवल, जो कि बिल्कुल सबके सामने मीडिया के ऊपर इस बात का अपनी इंटेंशन का इजहार कर चुका था, जो कुछ उस वक्त वो कर रहे थे, और उसका जवाब पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ब से दिया और इंडिया को उस महाज पर शिकस्त हो गई। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली। हुकूमत की तब्दीली से पहले नरेंद्र मोदी के जो तल्लुकात और जो उसका पॉजिटिव एक ज़ाविया था मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वो हम सब जानते हैं। चाहे उनका एक ज़ाती विज़िट हो रायवेंड में या उनकी किसी इंटरनेशनल फोरम पे सरगोशियाँ हों, ये तो हम सब ने देखा है, हमें पता है। और फिर हमने ये भी देखा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो इमरान खान के एक बड़े ही पीस रेजोल्यूशन के हवाले से जो इंडिया को पैगाम दिया गया, उसका जवाब किस तरह से दिया गया, ये भी सबको पता है। जी। और उसमें फिर हमने अगला मरहला देखा कि इंडिया ने पुलवामा जैसी एक हरकत की कि जिसमें उन्होंने एक अटेम्प्ट की और लेकिन अगेन ये दूसरी शिकस्त हुई और इस दफ़ा शिकस्त देने में पाकिस्तान एयरफोर्स के उन 2 पायलट्स का और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो ज़रबे अज़ब के बाद ये इंडिया का दूसरा जो हमला था उसको नाकाम बनाया गया। जी। इसके बाद इंडिया ने आपने पिछले 1 साल में देखा कि बॉर्डर वायलेशंस और बॉर्डर शेलिंग्स जो है सिविलियन इलाकों के ऊपर करनी शुरू की हुई और उसमें DGISPR का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि सैकड़ों के हिसाब से बॉर्डर वायलेशंस हुई सिर्फ 1 साल के अंदर, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा वायलेशंस हैं। और ये एक और इंडिया का एक आप कह सकते हैं एक तीसरा हरबा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए या अंडर प्रेशर लाने के लिए। और इसी दौरान में एक चाइना के साथ इनकी जो जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें इन्हें उल्टा लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल। और ये आप और ऐसी सूरत हाल में भी वो पाकिस्तान से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे ब्रेक पर जाना है, कता कराने की माजरत चाहूंगा। ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखेंगे आपके जवाब को। यहीं से जी यहीं से कंटिन्यू करेंगे और से भी हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब अली गौहर बलोच साहब के जो उन्होंने नुक्ता उठाया, एक तो उसका जवाब दे रहे थे, दूसरा भारतीय साजिशों का। अहमद साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। ज़रा अली गौहर बलोच साहब से बजट के हवाले से मौक़िफ़ ले लेता हूँ थोड़ा। अली साहब, बजट की मंजूरी अपोजिशन क्या समझ रही है? हुकूमत की सियासी जीत है? क्योंकि काफ़ी हलचल हुई थी, अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की, राबते किए, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी नाराज़ नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ मुश्किल होगी, लेकिन बड़ी आसानी से बजट पास हो गया। देखें जवाद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है असम्बली के अंदर सेशन में, आज भी आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो इस वक्त फिगर थे ये अपना 172 का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सके। जो बजट है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उन्होंने पास करना होता है और करवाना भी होता है और अपने नंबर्स भी पूरे करने होते हैं। आज देखें कि इनके तमाम इत्तेहादी जो हैं वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और तकरीबन इनसे अलग थलग नज़र आते हैं। और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, जब बजट माजी के नंबर अगर ऑपोजिशन के देखें तो वो भी तो कम हुए हैं ना? तो नहीं, वो उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव थे और कुछ इस किस्म की रीज़न थी, कुछ लोग बीमार थे। 3-4 पार्टीज हैं जिनमें से कुछ लोग नहीं थे, लेकिन कल भी सेशन है। कल वो जो लोग मतलब है कि आज नहीं आ पाए किसी वजह से, कल भी वोटिंग होनी है, वो लोग कल आएंगे। लेकिन मैं इस बात को आपके फ्लोर पे बैठ के चैलेंज करता हूं कि गवर्नमेंट कल भी 172 का फिगर पूरा नहीं कर सकेगी। अगर 172 का फिगर पूरा ना करे और जब मैंगल साहब भी अलग हो गए हैं तो इमरान न्याजी साहब के लिए जरूरी है कि वो इस हाउस से इत्मीनान का दोबारा वोट ले,
या फिर रिजाइन कर दें या तस्लीम करें कि वो नाकाम हो चुके हैं। बाकी जो बजट के फिगर्स हैं वो इससे अलग हैं। अगर वो कहें तो उनकी डिटेल भी मैं बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान बजट की सूरत हाल में कहां खड़ा हुआ है। वाज़े तौर पर जो हमारे मुल्क का तरक्याती बजट है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वो वाज़े तौर पर उसमें कमी की गई है। आज आप देख लें, आटा लेने जाएं तो आटा सस्ता नहीं मिलता बल्कि उसका फुकदान है। जिस जिस चीज पर इमरान नियाजी साहब ने नोटिस लिया, हर वो चीज मार्केट से गायब होगी और उसका बहरान पैदा हो गया। इन्होंने चीनी पे नोटिस लिया, चीनी का बहरान पैदा हो गया। इन्होंने आटे का नोटिस लिया, आटे पे बहरान पैदा हो गया। आज आप देख लें कि ये जिस काम को हाथ डालते हैं, चीनी हो, आटा हो, पेट्रोल, जो कि पूरी दुनिया में जिसकी प्राइसेस कम हो गई थी, इन्होंने पेट्रोल बम चला दिया। और आप देख लें कि जितनी देर पाकिस्तान में प्राइसेस कम रही हैं, किसी पेट्रोल पंप पर तेल आवाम को जिस तरीके से मिला है वो आपके सामने है। और अगर कुछ लोगों को मिलता भी था तो वो ब्लैक रेट पे मिलता था। इनकी गवर्नेंस देख ले, इनकी आप प्राइसेस चेक कर ले। जो गंदम जिमीदार ने, जवाद कमाल साहब, जो जिमीदार ने आज से 4 दिन पहले, कोई महीना नहीं हुआ, 1.5 महीना नहीं हुआ, मेरा खुद रूरल एरिया से ताल्लुक है, तो जो गंदम जिमीदार ने 1400 रुपए में 1350 में बेची थी, आज उसी जिमीदार को वापसी 2000 रुपए में नहीं अवेलेबल, मिल नहीं रही। मतलब है कि चीनी आपको 90 रुपए ये में तो मिल आप रही गवर्नमेंट है। परफॉर्मेंस पर आ गए। बड़े लंबे लंबे थोड़ा सा और बजट के हवाले से ही बात कर रहे थे। परफॉर्मेंस नहीं, जी जी, मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप प्राइसेस चेक कर लें इस वक्त पाकिस्तान में। ठीक, बजट के बाद सब नाकदीन ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन के जो दावे थे वो धुआंधार तकरीरों तक ही महदूद रह गए, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें हो या बिलावल भुट्टो साहब की। नहीं, बिल्कुल जी 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 जी, वो जवाब साहब दावों तक बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि आपको पता है कि जो कोरोना का ये जो सिलसिला चला है उसमें आपको पता है कि उसके एसओपीज सारे, मैं आपको ये सर, ये ऑपोजिशन के ही अल्फाज थे कि इसी फ्लोर पर, इसी सेशन के ऑपोजिशन लीडर्स के अल्फाज थे, रहनुमाओं के अल्फाज थे कि इस हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे ये वाला। और बिल्कुल बजट आप देख लें कि पाकिस्तान का हर इदारा और हर एजेंसी जो थी वो इनके फिगर्स पूरे करने के लिए कोशिश कर रही थी, फिर भी ये 172 का फिगर अचीव नहीं कर सके। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये आज नहीं कर सके, कल भी सेशन है, कल 172 अपने पूरे कर दे। इनसे 172 का फिगर पूरा नहीं होगा सिंपल मेजॉरिटी का। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ऑपोजिशन अपने पुराने नंबर्स कर लेगी सर। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकी 172 तो ऑपोजिशन कर लेगी, 148 हो जाएंगे आप लोग। मां सवाए उन लोगों के कि जिनको कोरोना पॉजिटिव है, इंशाल्लाह कल सारे हाउस में मौजूद होंगे। ऑपोजिशन के तमाम अरकान अहमद जवाद साहब के अलावा कल हाउस एक में तो आप पहले वो भारतीय दरांदाजी का, दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान में, उसमें अली गौहर बलोच साहब ने नुक्ता उठाया था, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरा, बजट के हवाले से कितने सारे नुक्ते उठा दिए कि आप लोग 172 जो अरकान है वो पूरे 172 वोट पूरे नहीं कर सके, और कल भी वो अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट पूरे नहीं कर सकेगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो होती है वो इस किस्म की जो गुफ्तगू है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसकी तरफ भी आऊँगा, ये सारे मैं जवाब दूंगा। आज के वाक़े के हवाले से मैं उसको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ कि इंडिया के ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी साजिशें, जिसमें पहली शिकस्त उसको ज़रबे अज़ब के ज़रिए हुई, दूसरी शिकस्त उसको पुलवामा के ज़रिए हुई, और तीसरी जो है अब उसने एक नई चाइना से शिकस्त उठाने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए राह जो है वो दोबारा एक्टिव होगी, और आज का वाक़या उसकी एक झलक थी। तो इंशाल्लाह आज के वाक़ये को भी अगर आप देखें तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, चाहे वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पाकिस्तान की पुलिस थी या पाकिस्तान के रेंजर्स थे, और उसको एक बड़े कम वक्त के अंदर उसको काबू पा लिया गया। तो इंशाल्लाह इंडिया की हर चाल, जैसे कि माजी में भी हमने उसकी साजिशों और उसकी चालों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम देंगे। ठीक है सर, बजट अब आ जाते हैं बजट के हवाले से। मुझे हैरानगी होती है कि चंद दिन पहले तो इन लोगों का क्लेम ये था अपोजिशन का कि जी बजट हमने जो है ना वो पास नहीं करने देना, और उसके साथ साथ एक पूरी हाइप क्रिएट की गई
कौम में एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि गवर्नमेंट जो है वो एक डेडलॉक का शिकार हो गई है अपने अलायंसेस की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, और ये बजट सर अप्रूव ऐसा लग नहीं तो होने रहा दी। था, मैं यही तो कह फ्रैंकली रहा हूँ। स्पीकिंग सर, महसूस जी हो रहा जी था, जी। अशाइया जो था अब वो इस बात की गवाही दे रहा अब था। मैं जी मैं मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा जी था जी कि देखें, अगर आप इसको 24 घंटे सिर्फ पीछे ले जाएं तो आपको जो अपोजिशन और उसके बाद मीडिया पे भी जिस तरह का एक तासुर क्रिएट किया गया, वो तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वाकई पाकिस्तान में एक बड़ा सीरियस पॉलिटिकल जो है चैलेंज आ चुका है गवर्नमेंट के लिए, और ये बजट शायद अप्रूव ना हो सके। लेकिन सर, उसकी 24 वजह घंटे थी ना, शाहजैन बुगटी साहब अलग बयान देते नजर आ रहे थे, मेंगल साहब कुछ दिन पहले ही बजट अप्रूव होने से वो हुकूमत से अलहदा हो गए, चौधरी बरादरान ने शाइये में आने से पहले एक दिन पहले तक इनकार किया हुआ था। तो ये मीडिया तो वो खबर देगा जो उस तक पहुंचेंगी। अपोजिशन क्या कह रही थी वो तो हमारी गौर साहब से सवाल कर चुके हैं, लेकिन एक चीज तो है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो थी, जो अशाइया भी दिया गया। अपोजिशन तो ये तक कह रही है सर, जो चाय नहीं पिलाते थे वो खाने खिलाने पर आ गए। अच्छा, जवाब मेरी थोड़ी सी जी जी रिक्वेस्ट होगी, जी जी। क्योंकि सवाल आपने किया, जवाब भी अगर आपने देना है तो फिर नहीं नहीं मैं सर, आपसे ही उसमें मैं सवाल और ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा। नहीं नहीं, जी वो वही सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाह जी रहा जी था, जी और जी अली गौहर साहब ने बहुत सारी चीजें कही हैं, तो मुझे इजाजत दें जी जी कि सर। मैं उनका जवाब दे सकूं। तो सबसे पहली तो ये है कि कोई नया चैलेंज करने से पहले इनके पिछले चैलेंज की जो है वो हालत देख लें कि 24 घंटे पहले इन्होंने जो पाकिस्तान में एक तासुर और जो एक परसेप्शन क्रिएट की गई थी, उसका 24 घंटे के बाद क्या हाल हुआ। तो इसलिए मजीद चैलेंज करने से पहले अपनी सफ़ों में ये देख लें कि आप इस काबिल हैं कि आप गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर किसी रेजोल्यूशन में या किसी चीज़ में ब्लॉक कर सकें। पहले अपनी काबिलियत, अपनी अहलियत को चेक कर लें और उसके बाद चैलेंज दें, जी वरना आपको बार बार शर्मिंदगी होगी। अब इन्होंने बजट के साथ साथ जो है और भी बहुत सारी, जी कि चीनी, आटा, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बीच में देखें। चीनी के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में जो पिछले 20 साल से हो रहा था, उसमें तो किसी को जरूरत नहीं हुई। सब्सिडी हर साल होती थी, हर साल कार्टेल्स जो थे वो पैसा कमाते थे। ये पीटीआई की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि उसने ना सिर्फ चीनी कार्टेल को भी एक्सपोज किया है, उसने पीआईए में भी पायलट्स को, कार्टेल को, उसको एक्सपोज किया है। स्टील मिल के अंदर भी जो सूरत हाल है उसको भी एक्सपोज किया है। तो जब भी आपने किसी सोल्यूशन अगर निकालना होता है, तो आपको सबसे पहले तो उसके अंदर जो थ्रेट्स होते हैं, जो डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको जी एक्सेप्ट करना होता है। और ये मुमकिन नहीं था। पिछली 10 साल में जो हुकूमतें रहीं, उन हुकूमतों ने तो 2008 के बाद पाकिस्तान के हर अदारे को एक बड़े लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए उनका तो इन अदारों के बारे में कुछ कहना बनता ही कोई नहीं है, किसी भी कार्टेल के बारे में, क्योंकि ये उसका हिस्सा थे, पार्ट एंड पार्सल थे। हाँ, अब हम जो है कम से कम इनको एक्सपोज भी कर रहे हैं, उनको किसी रास्ते पे भी डाल रहे हैं। जी पायलट्स का भी आप पीआईए का अगर मामला देखें, तो क्या ये मामला आज पैदा हुआ है? ये 10 साल से था। ये तैयारे गिर रहे थे और ये किस तरह के पायलट्स जो थे उसमें काम कर रहे थे, जी किसी को हिम्मत नहीं हुई थी। और ये हिम्मत भी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुई है। इन्होंने इमरान खान की ट्वीट का जिक्र किया। मैं ये बताना चाहूंगा जी सर, मुख्तसर कीजिए, कि ब्रेक पे जाना है। जी 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 जी, इंडिया की जो पॉलिसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले थी और बाद में थी, सिर्फ इसको कंपैरिजन कर लें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मोदी किसका यार है। ठीक ये है, तो एक ब्रेक अवाम खुद जजमेंट ब्रेक। कर इसका सकती है। जवाब मैं अली गौर साहब से जरूर लेना चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात इस वजीर आजम पाकिस्तान के इस्तीफे की भी करेंगे, क्योंकि अपोजिशन एक बार फिर से ये मुतालबात दोहरा रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, अपोजिशन वजीर आजम का इस्तीफा मांग रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं आप लोगों के कहने पर इस्तीफा दें, नजरिए का सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। और अहमद जवाद साहब ने भी कहा कुछ भी नया एडवेंचर करने से पहले ये जो बजट में आप लोगों के साथ हुआ ये देख लें। देखें जवाद साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि मैंने जवाद साहब की बातें सुनी हैं। ज़ाहिर टाइम प्रोग्राम का भी ख़त्म होने वाला है, जी जी लेकिन मैं कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी खोल के बयान करना बिल्कुल चाहता बिल्कुल हूं। सर, बिल्कुल कीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये गवर्नमेंट है इसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की पूरी आवाम से ढकी छुपी हुई नहीं है। और पाकिस्तान इस वक्त तबाही के, माशी तबाही के, सियासी तबाही के और इखलाकी तबाही के जिस दहाने पर पहुंच चुका है,
अल्लाह करे कि इसकी वापसी हो जाए, लेकिन जिस नहज पर इन लोगों ने पहुंचा दिया इसकी वापसी नामुमकिन है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क में जितनी भी साबका अदवार में हुकूमतें रही, यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रहे, यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर रहीं, यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, यहाँ पर इन 3 प्राइम मिनिस्टर, इनके अलावा लियाकत अली खान या जो हमारी जमहूरी, लेकिन मोस्टली टाइम हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमतें या तो नहीं रही हैं, बराह रास्त मार्शल लॉ भी रहा है, और कुछ ऐसी हुकूमतें भी रही हैं जो कि मुख्तलिफ मतलब गैर जमहूरी तरीके के साथ मुंतखब हुई और गैर जमहूरी ताकतों की उनको सपोर्ट की वजह से कायम रही। ये वही मुल्क है जिस पर जमाली साहब भी वजीर आजम थे, जिस पर शौकत अजीज भी वजीर आजम था, जिसके ऊपर मोहम्मद खान जुनेजो भी एक टाइम पे वजीर आजम थे, और आज इमरान खान भी वजीर आजम है, चौधरी शुजात हुसैन भी वजीर आजम थे। ये जो वजीर आजम मैंने आपको गिनवाए हैं ये भी इलेक्टेड बंदे ही थे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अवामी लीडर कौन थे और सिलेक्शन के जरिए कौन कौन बने हैं। वजीर आजम ओहदा या सिलेक्शन से ये नहीं है कि आप अवाम के लीडर बन जाएं और आपको अवाम की हमायत हासिल हो। आज जो इनकी सफ़ों में बंदे खड़े हुए हैं MNA, आप उनकी तकरीरें निकलवाएं और इस मीडिया पर चला कर देखें जवाद साहब, और मेरे भाई अहमद जवाद को भी सुनवाएं। हम हाउस में बैठे हुए थे, जो इनकी पार्टी के बंदे थे, यकीन करें वो आंसुओं के साथ रोते थे जब बातें करते थे। वो कहते थे लोग हमारी बातें छोड़ दें आप अपोजिशन की, वो कहते थे हम अपने हलकों में जाते हैं लोग हमारे गिरेबान पकड़ते हैं। वो कहते थे अब तो हमारे बच्चे भी हमारे घरों में नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, अगर ये PTI के MNAs ने तकारीर में नहीं कहा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। गुजारिश करने का मकसद है कि ये वो हुकूमत है जिसने 102 रुपए वाला डॉलर 167 तक पहुंचा दिया, जिसने 52,000 रुपए जब सोने की कीमत थी 1 लाख पर पहुंचा दी, जिसने 1200-1300 रुपए मन वाली गंदम जो है आज वो 2000 के रेट पे नहीं बिक रही। और जवाब साहब इनके बेशुमार स्कैंडल्स है करप्शन के, ये पार्टी नहीं है, ये माफिया इनके अंदर बैठे हुए हैं। पार्टी का मकसद होता है मुल्क में अहमद जवाद साहब, आपके अपने अरकान जिनमें राजा रियाज साहब हो और भी लोगों शिकायत करते नजर आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, बिलावल साहब भी कह रहे हैं इस्तीफा दें, घर जाएं, इस्तीफे का मुतालबा फिर आ गया। अच्छा जवाद, ये इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको इमरान खान से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन ले हैं ना। आप अगर समझते हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो आप लोग तैयार हैं सर इसके लिए? देखें मैं तो सॉरी जवाद, अहमद जवाद भाई एक सेकंड के लिए, जी अली गौर साहब, अहमद जवाद भाई एक सेकंड के लिए, बिल्कुल सर, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम नो कॉन्फिडेंस की ले आएंगे। मैंने एक पैराए में बात की है, आप मेरी बात का मकसद समझ गए होंगे। आज वो लोग ये इनके इमरान खान साहब की वजह से उन बेंचों पर नहीं बैठे, हुकूमती बेंचों जी, पर। मैंने नाम ले दिया, बिल्कुल लोगों ने उनको बिठाया है। जी अहमद जवाद साहब, और जिनको इमरान खान साहब ने बिठाया है उनकी वजह से वो हौसला करें और आनकरीब हौसला करें। अब मेरी बात भी सुन लेना आप। जी तो जो जवाद साहब ने मेरे से सवाल किया है मुझे उसका जवाब देने दें आप, उसके बाद फिर अपना जब आपसे सवाल होगा, पहले भी आपने बात की है, अब मुझे बात करने देना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको इमरान खान के इस्तीफे का अगर बहुत शौक है ना, तो ये और इन्हें इस बात की शक है कि इमरान खान के साथ जो है उसके इत्तेहादी उसके साथ नहीं है, या उसके MNAs जो हैं उनकी कोई इस वक्त कोई कैफियत और है, तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है इनके लिए कि ये पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन लेके आए। ये अपनी अपोजिशन पार्टीज जो हैं ये इकट्ठी होके, हमारे भी अगर कोई नाराज हैं, हमारे इत्तेहादी अगर हमारे से कोई नाराज हैं, तो ये ले आए ना। इनका देखें, इनका चैलेंज जो था वो तो 24 घंटे में वैसे ही जो है वो बह गया। और ये इसलिए अब इस्तीफे की बात करना इनको तो अब जो है ना इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। अब ये सिर्फ जो अवाम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसी तरह मैंडेट इनको भी मिला था 5 साल का, इससे पहले पीपल्स पार्टी को भी मिला था, और उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को 1000 अरब लॉसेस में कन्वर्ट किया। मुशर्रफ साहब से लेके जो मुशर्रफ साहब से जो
इन्होंने अदारे लिए थे उसमें मोस्टली प्रॉफिट में थे। उसके बाद इन्होंने 10 साल में उनका जो बेड़ा गर्क किया वो असल में इस मुल्क की इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी एक रीजन है, और जिसकी को अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जी जी सर, मुख्तसर मार्च के महीने में कोरोना से पहले तक पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर चुकी थी। पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 19 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर पे आ गया था। पाकिस्तान के 10 बिलियन डॉलर कर्ज जो है वो इसी हुकूमत ने वापस किए। ठीक है, आपका पॉइंट है। अली गौर बलोच साहब मुस्कुरा रहे हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन तो घर भेजने के जितने मर्जी दावे करे, लेकिन हुकूमत का एतमाद और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत के नंबर देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिलहाल हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।